हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओनली स्टडी 101 में। आज से हम हिंदी व्याकरण की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में हम आज जानेंगे जो है वर्ण विचार को। वर्ण विचार मीन्स इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। क्या कहते हैं? फोनोलॉजी को जानेंगे, वर्ण विचार को जानेंगे। वर्ण विचार से जो है क्वेश्चन जो है टेट, सुपर टेट, साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, इवन यूपीपीएससी एंड यूपीएससी के सीसेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये साथ साथ जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोनोलॉजी को। फोनोलॉजी में सबसे पहले हम जानेंगे वर्ड को। इसको जानेंगे वर्ड। वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। वर्ड क्या होते हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं या ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमें आप कैसे सुन पा रहे हैं? हमें आप ध्वनि के माध्यम से सुन पा रहे हैं। और जब इन ध्वनियों को हम लिखित रूप दे देते हैं, इन ध्वनि चिन्हों को क्या दे देते हैं? लिखित रूप दे देते हैं, तो उसी को ही हम वर्ड कहते हैं। प्राचीन समय में सबसे पहले किसी ने ऐसा बोला होगा और किसी ने उसको जो है लिखित रूप दिया होगा, सांकेतिक रूप दिया होगा। उसी को क्या आज कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो मीन्स क्या हो गया? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण मीन्स क्या हो गया? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। आपने पढ़ा होगा वर्णमाला। तो वर्णमाला इंग्लिश में इसको कहते हैं अल्फाबेट। वर्णमाला क्या होता है? जब वर्णों को हम क्रमबद्ध समूह में रखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब हम जानेंगे कि वर्ण के प्रकार। क्या जानेंगे? वर्ण के प्रकार। वर्ण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3। वर्ण को मुख्यतः 3 भागों में। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वतंत्र वर्ण होते हैं एवं इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। लोग स्वर क्या हो गए? स्वतंत्र वर्ण हो गए और इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाएगी। जैसे ए, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ,
क्या है? ये है स्वर है। अब हम जानेंगे कि व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं क, तो क के उच्चारण में क्या आ रहा है? क प्लस अ, क प्लस अ। ख, ख कह रहे हैं तो ख प्लस अ, यानी इसमें ख के उच्चारण में अ का उच्चारण भी हो रहा है। तो इस तरह से व्यंजन जो है ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं, इनमें जो है ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अयोगवा, अयोग ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं। वे वर्ण जो न स्वर है न व्यंजन है, वे वर्ण न स्वर है न व्यंजन है। जैसे अंग, अ, आहा, ये क्या है? अयोगवाह है। इसको क्या कहते हैं? इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। और इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। इसको अनुनासिक, इसको अनुस्वार, इसको अनुनासिक और इसको विसर्ग कहते हैं। अब हम स्वर के प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले अब इसमें हम जानेंगे स्वर के प्रकार को। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। मूलतः स्वर दो प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पे आपको तीन स्वरों के तीन प्रकार भी मिलेंगे, लेकिन मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा? पहला हंस स्वर, हंस स्वर। ये क्या क्या है? हंस स्वर ए, ई, उ और री। ये क्या है? ये हंस स्वर है। देन हम जानेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये क्या होता है? दीर्घ स्वर क्या होता है? अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये दीर्घ स्वर है। क्योंकि हंस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, इनके उच्चारण में समय कम लगता है, समय कम लगता है। ठीक है। और इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इन्हीं से अन्य स्वरों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनको
मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? हंस स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 2 2 4 2 6 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई? स्वर की कुल संख्या, स्वर की कुल संख्या कितनी हो गई? हंस स्वर कितने? 4 और दीर्घ स्वर कितने? 7। तो कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। यानी कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। ठीक है। अब दीर्घ स्वर इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अधिक समय लगता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम स्वरों के उच्चारण स्थान को जानेंगे। क्या जानेंगे? स्वरों के उच्चारण स्थान को। स्वरों के उच्चारण स्थान को जानेंगे। स्टॉप करो। स्वरों का उच्चारण स्थान, कंठभ अ, इसको कंठ से बोला जाता है। तालव्य ई। इसके अलावा री है मूर्धन्य, उ और ऊ है ओठस्य। कंठ तालव स्वर कौन कौन से हैं? ए और कंठोष्ठ कौन से हैं? उ और। इनको कंठ प्लस ओठ से बोला जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उ को कंठोठस्य। क्या कहा जाता है? कंठोठस्य। अब हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के उच्चारण स्थान को। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को 7 वर्गों में बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पे। इसके लिए हम समझते हैं कैसे इनका उच्चारण किया जाता है। ये है गला, कंठ है। ठीक है। यहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है कंठ से, जैसे ए, यहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसको कंठव्य व्यंजन कहते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो तालु है ये। यहाँ से जिनका उच्चारण होता है उनको हम तालव्य कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो है ये मूर्धन्य है। ये वाला जब ये क्या है? मूर्धन्य। यहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको मूर्धन्य कहते हैं। उसके बाद जो है कुछ वर्णों का उच्चारण जो है दांत से होता है तो उनको दंत व्यंजन कहते हैं। और कुछ वर्णों का उच्चारण जो है ऊँट से होता है, उनको हम क्या कहते हैं? ऊँठस्य व्यंजन। तो उच्चारण स्थान के आधार पे हम व्यंजनों को देखेंगे। जैसे देखिए, एक आप फार्मूला याद रखेंगे, कचट तप। कचट तप। कैप मीन्स कै वर्ग, च मीन्स च वर्ग, टे मीन्स टे वर्ग, तय मीन्स तय वर्ग, पै मीन्स पै वर्ग, पै पै व मैं। ठीक है। तो जो कै वर्ग के व्यंजन है, क ख ग घ अंगा, इनका उच्चारण जैसे हम क, तो आवाज कहाँ से आ रही? कंठ से। ख आवाज कहाँ से आ रही? कंठ से। ग आवाज कहाँ से आ रही है? कंठ से। घ आवाज कहाँ से आ रही है? कंठ से। तो इनको हम क्या कहते हैं? कंठव्य व्यंजन। क्या कहते हैं? क वर्ग को कंठव्य व्यंजन। अब च वर्ग को देखेंगे, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से। च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। तो इनको हम क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन। अब आता है ट वर्ग। ट वर्ग के व्यंजन का उच्चारण जो है मूर्धा, तालु के ऊपर वाला जो जगह है हमारे मुंह में, वो क्या है? मूर्धा। तो इनको हम मूर्धन्य कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़, इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? मूर्धा से, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य। अब तय वर्ग। तय वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण जो है दंत, जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है दांत को टच करती है। जैसे तय, थ, उच्चारण करके देखेंगे तो जीभ जो है दांत को टच करती है, छूती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत व्यंजन। पै वर्ग आता है। पै वर्ग के व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठ जो है एक दूसरे से को छूते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म।
तो क्या हो गए ओंठा से। जैसे कोई लड़की जब छोटी होती है तो अपने पापा को क्या कहती है, पापा कहती है, अपने फादर को क्या कहती है, पापा कहती है। तो ओंठ उसके टच हो रहे हैं। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो क्या कहती है, डैडी कहती है। क्यों कहती है, क्योंकि वो लिपस्टिक लगाए होती है। और अगर जो है पापा बोलेगी तो ओंठ टच होंगे तो उसका लिपस्टिक कम हो जाएगा, इसलिए क्या बोलती है, डैडी। ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व। इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन या शेमी वावेल। देन आता है स और है, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन या सिबिलेंट। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो है आवाज जो है घर्षण करते हुए आती है। घर्षण करने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। देन जानेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे छ है, छ कैसे मिला है, क किससे बना है, क और स से। त्रय, त धन र से। ज्या, जय और इया से। श्रय, स और र से मिलकर के बना है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जीवा मूली, क और ख को हम क्या कहते हैं, जीवा मूली व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ड और ढ को द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा मूल द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। अब कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो दूसरे भाषाओं से हिंदी में आकर के प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। जैसे जय और फ, जय और फ, ये क्या है, आगत व्यंजन। इसके बाद हम जानेंगे अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होता है, सघोष व्यंजन क्या होता है। तो अघोष व्यंजन, पहले और दूसरे व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं अघोष व्यंजन। क्या होते हैं, अघोष व्यंजन। इनको हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन। और तीसरे चौथे पांचवे इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो सघोष व्यंजन। क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन, यानी पहला दूसरा। इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, 12। और इसके लिए 3 4 5 345। ठीक है। पहले के लिए अघोष के लिए 12, यानी 12 मतलब पहला और दूसरा व्यंजन। और 345 मतलब 3 4 5 तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन। इसको हम क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन। अब जानेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण व्यंजन व्यंजन और महाप्राण महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। और ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं, महाप्राण। तो वर्णमाला के क्रम में दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे कै वर्ग को ले लीजिए, अब कै का उच्चारण करिए कै, और ख का उच्चारण करिए ख, तो कै की तुलना में ख में क्या होगा, अधिक समय लगेगा। तो ख क्या है, महाप्राण है। अब गै का उच्चारण करिए गै, ये क्या है, गै क्या है, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, इसलिए ये क्या है, अल्प प्राण है। घै, घै कहिए, तो घै के उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, तो क्या है, घै क्या है, महाप्राण है। ठीक है। अंगा, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। यानी पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, ये क्या हो गया, अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा, क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या लगता है, कम समय लगता है, कम समय। और दूसरा और चौथा व्यंजन जो है इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। दूसरा चौथा मीन्स कै वर्ग को ले लीजिए, अधिक समय लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन। दूसरा चौथा जैसे ख और घ, इनके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है। पहला, तीसरा क ग और अंगा, ये क्या है,
अब सारे स्पर्श व्यंजनों में यही होगा, पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है, अल्प प्राण है। और दूसरा और चौथा व्यंजन, इनमें अधिक समय लग रहा तो ये क्या होगा, महाप्राण। अब इसको हम देखेंगे, अंगा, हिया, अड़, न, में, इनका उच्चारण जो है, इनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन। इनको क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण जो है करते समय नाक की भी सहायता ली जाती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।